देखिए, स्पेक्ट्रम का जो मीनिंग था वो मैंने आपको बता ही दिया था। और जो ये विगब्योर जो 7 कलर होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली वाइट लाइट के ही स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, वाइट लाइट या विजिबल, इसको रेडिएशन भी बोलते हैं। तो विजिबल रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो विगब्योर होते हैं। ठीक है, इसमें 7 कलर जो होते हैं वो वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करा दें, तो प्रिज्म की क्वालिटी होती है वो 7 कलर को स्कैटर्ड कर देता है, स्प्लिट कर देता है ना, और वो 7 कलर आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज दिखाई देते हैं। तो ये पूरा जो पैटर्न है ना, वही आपका स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के टाइप में हम लोग 2 तरह के टाइप पढ़ रहे थे, है ना। ऊपर देखो ध्यान से, नेचर के बेसिस पे 2 तरह से क्लासिफाई किया था, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल तो यही हो जाएगा, विगब्योर, है ना। और डिस्क्रीट का एग्जांपल अगर बोले तो इस डिस्क्रीट में भी 2 टाइप बनते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बैंड और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम कंटेन्स कलरफुल कॉन्टिन्यूअस बैंड सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेसेस। ठीक है, जो ये बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, इसको जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बैंड स्पेक्ट्रम में कुछ कलरफुल कॉन्टिन्यूअस बैंड्स आपको दिखेंगे। जैसे विजिबल रेडिएशन के ही अगर बैंड स्पेक्ट्रम दिखाई देगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जैसे आपको रेड कलर का एक बैंड दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन रेड के बाद आना चाहिए कौन सा कलर, ऑरेंज। ठीक है ना। सपोज ऑरेंज कलर वहां पे क्या होगा, मिसिंग होगा। ठीक है, और ऑरेंज के बाद फिर आपको येलो दिखाई देगा। ऑरेंज वाला पैटर्न जो होगा फोटोकॉपी के स्क्रीन में, ऑरेंज कलर आपका, ऑरेंज कलर का जो बैंड है वो क्या होगा, मिसिंग होगा। फिर आपका येलो होगा। फिर हो सकता है इसके बाद आपका ग्रीन एंड ब्लू। सपोज ग्रीन दिख रहा है हमें, है ना, मान लो कि ग्रीन प्रेजेंट है, तो ग्रीन तो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में हो गया। इसके बाद ब्लू आपका सपोज क्या है, मिसिंग है, ब्लू मिसिंग है, और फिर वायलेट दिख रहा है। तो इस तरह से अगर कभी पैटर्न दिखने लगे कि कुछ कलरफुल बैंड आपको दिखाई दे, लेकिन बीच बीच में डार्क स्पेसेस दिखने लगे, है ना। देखिए, जहाँ पे जो वेवलेंथ अब्सेंट है वहां पे डार्क स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो स्पेक्ट्रम है, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बीच बीच में वेवलेंथ क्या है, मिसिंग है। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो बैंड स्पेक्ट्रम इस तरह से दिखाई देते हैं, है ना। अच्छा, ये किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं, तो बोलते हैं स्पेशली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मतलब जो मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम होते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसमें सेकेंड टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब जैसा नाम में है वैसा ही होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस शो होंगी। फोटोग्राफी स्क्रीन में क्या दिखाई देंगी, कुछ पर्टिकुलर लाइंस आपको शो होंगी। अच्छा, वो लाइंस जैसे विजुअल रीजन की देखें तो हो सकता है कि एक लाइन आपको दिख गई रेड कलर की। ठीक है, अब रेड कलर का एक अच्छा खासा रीजन होता है। जैसे पूरा रीजन अगर देखें तो ये होता है 350 नैनोमीटर विजिबल लाइट का। ये आप लोग याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में सातों रंग आ जाते हैं। 7 कलर की वेवलेंथ इस रेंज में लाई करती है। ठीक है, अब जैसे रेड कलर है, तो रेड कलर में भी एक सुटेबल रेंज होती है कि 750 से 700।
कि मतलब ये आपको मैं रफ डेटा बता रहा हूँ कि 700 तो ठीक है, ये तो बॉर्डर लिमिट है, लेकिन यहाँ पे एक रेंज होगी 700 से समथिंग, मान लो कि मोटा मोटा मैंने 700 मान लिया, तो इतने रीजन में सारी वेवलेंथ किसकी होंगी, रेड कलर की होंगी, है ना। उसमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइन आपको मिल जाएगी। मेरी बात समझ आ रही, कि उनमें से पता चला 769 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ आपको मिल गई, एक लाइन मिल गई, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन मिल गई, ठीक है। इसके बाद आपको मिल गया येलो कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन मिल गई, फिर आपको ग्रीन कलर की एक पर्टिकुलर लाइन मिल गई, है ना, बात समझ आ रही। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में कुछ पर्टिकुलर लाइंस ही मिल रही हैं हम लोग को, है ना। तो अगर फोटोग्राफी प्लेट में आपको कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन ही मिल रही है, ये सभी लाइन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही है ना। ये मान लो λ1 वेवलेंथ की है, ये λ2, ये λ3, ये λ4, ये λ5, ये सारी वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये λ1 रेड वाले रीजन में कोई लाई कर रहा होगा, ये λ2 येलो वाले रीजन में लाई कर रहा होगा, ये ग्रीन वाले में, ये ब्लू वाले में, ये है ना वायलेट वाले में, ठीक है। तो इस पूरे पैटर्न को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पूरे पैटर्न को बोलेंगे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सर लाइन स्पेक्ट्रम के बीच स्पेस होना नेसेसरी है? हाँ, स्पेस 100% होगा, रीजन क्या है, क्योंकि λ1 से λ2 के बीच की ना जाने कितनी लाइंस यहाँ पे मिसिंग है ना। λ1 से λ2 के बीच में बहुत सारी लाइंस क्या होंगी, मिसिंग होंगी, वो आ ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो इसलिए रेड ये, हाँ हाँ सर, बताइए। अगर रेड कलर की लास्ट वेवलेंथ की लाइन और येलो कलर की फर्स्ट, ऑरेंज कलर की फर्स्ट, अगर उसमें स्पेस होगा? अच्छा देखो, आपका कहना है कि रेड कलर की लास्ट लाइन और मतलब कि ऑरेंज कलर की पहली लाइन, है ना, अगर मिल रही है, तो एक्चुअली वो दो लाइन मिलके एक बैंड बन जाएगा, वो दोनों लाइन कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में आ जाएंगी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि रेड कलर की लास्ट लाइन है ना, और उधर ऑरेंज वाली पहली लाइन, तो इनके बीच में तो कोई गैप ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बैंड बनेगा, मतलब दो लाइन के कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा लाइन के कॉम्बिनेशन को बैंड बोल देते हैं हम लोग, तो फिर वो बैंड स्पेक्ट्रम माना जाएगा, यस। ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में बोलते हैं सम डिस्क्रीट, some discrete lines are obtained of particular wavelength of fixed wavelength degree, ठीक है, separated by dark spaces। तो लाइन स्पेक्ट्रम में बोलते हैं कि कुछ आपको डिस्क्रीट लाइंस मिलेंगी, और वो हर एक लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, और वो कुछ डार्क स्पेसेस से क्या होगी, सेपरेटेड होगी, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये लाइन स्पेक्ट्रम मिलते किसके हैं, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बेटा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज जितने भी होते हैं, जिनमें बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके स्पेक्ट्रम हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं, उनके स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। बोलो भाई। यस सर। यस। है ना, क्लियर। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के जो स्पेक्ट्रम हम लोग को मिलते हैं, तो वही केवल लाइन पैटर्न के मिलते हैं। तो हम लोग को स्पेशली पढ़ना ही है, हम लोग जो बोर मॉडल पढ़ रहे हैं,
वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को स्पेक्ट्रम थ्योरी में मेन इन्हें ही पढ़ना है, लाइन स्पेक्ट्रम को ही पढ़ना है। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो गई बात? सर थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ, तो ये स्पेक्ट्रम का जो क्लासिफिकेशन है, ये समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, इतने पार्ट में अगर कहीं कोई डाउट हो अभी। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम में जो हर एक लाइन मिल रही है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है। ठीक है, सर हाँ बताओ बेटा। बैंड स्पेक्ट्रम में एक एक वेवलेंथ ही गायब हो जाती है क्या? बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कुछ वेवलेंथ तो बेटा कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में मिलती और सर कुछ है कुछ ना, दिखती ही लेकिन नहीं है। कुछ कुछ मिसिंग भी हो जाती है उसमें। तो मतलब पूरे पूरे उसमें कलर नहीं दिखते ओवर, सर? हाँ पूरे पूरे कलर नहीं दिख पाएंगे उसमें अगर विजुअल रीजन के बनेंगे, है ना, क्योंकि कुछ कलर उसमें मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर आगे बढ़े। यस सर। हाँ देखो, लिमिटेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अभी। चलो इनको एक बार जल्दी से देख लीजिए। बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या है ना, लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन में देखो, पहला लिमिटेशन है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन बोल रहा है कि बोर मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम, ऐसे एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोर बोर ने स्पेक्ट्रम थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली वो बोर की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आज। लेकिन वो जो हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग के सिलेबस में है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो उसकी लिमिटेशन है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे स्पेसीज जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें कैसे लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, वो थ्योरी उन्होंने सजेस्ट नहीं की, इसलिए एक ये लिमिटेशन मानी जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, ही आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डबलेट टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। डबलेट का मतलब वही जो अभी आप इस पे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे दो लाइन अगर कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में आने लगती है ना, तो उसी के कॉम्बिनेशन को डबलेट बोल देते हैं। ठीक है, दो लाइन अगर स्पेक्ट्रम में कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में आती हैं तो उसको हम लोग डबलेट भी बोल देते हैं। और डबलेट लाइंस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी थ्योरी दी थी वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए दी थी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज में डबलेट बनते ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी वेवलेंथ मिलती है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइन मिलती है, और फिर इसके आगे कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती है, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिल जाती है। इस तरह से पैटर्न मिलता है। ठीक है, सी पॉइंट है, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये भी एक इनका ड्रॉबैक बनाता है। और ये भी एक हम लोग, ये दो साइंटिस्ट ने के एक्सपेरिमेंट थे, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, जीमन एंड स्टार। इन्होंने एक चीज, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, तो उन स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रख दिया जाए, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में वो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं।
स्पेक्ट्रल लाइन की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग जब होती है तो उससे जीवन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवन इफेक्ट। जीवन इफेक्ट यही होता भी है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीवन इफेक्ट। और अगर उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बोर ने नहीं बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग भी होने लगती है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ये चीज इन्होंने नहीं कवर की थी, तो इसे भी ड्रॉबैक ही माना जाता है। ठीक है, और डी पार्ट अगला पॉइंट क्या है, नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था, ये वाला फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। लेकिन ये कैसे आया फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन ये उन्होंने कुछ नहीं बताया था, डायरेक्ट उन्होंने एक रिजल्ट हम लोग को बता दिया था। बाद में इसको डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ कर दिया था, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ या ये कैसे आ रहा है, ये चीज बोर ने अपने मॉडल में नहीं बताई थी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर मैटर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को केवल क्या माना अपने इस मॉडल में, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल की तरह कंसिडर किया। ठीक है, बोर ने, है ना। और बाद में डी ब्रॉगली और कई सारे साइंटिस्ट, हाइजेनबर्ग, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल बिहेवियर होता है, पार्टिकल तो होता ही है, वेव भी होता है। तो उन्होंने वेव नेचर की बात नहीं करी थी। ठीक है, उन्होंने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अभी आगे ये पढ़ेंगे, ये आगे वाले टॉपिक है एक तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को भी नहीं एक्सप्लेन किया उन्होंने, और है ना, couldn't explain ability of atom to form molecule। और उन्होंने ये नहीं बताया कि एटम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो मॉलिक्यूल भी बना सके, है ना। मतलब कि एटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्डिंग वाली बात नहीं बताई उन्होंने। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो उनके लिमिटेशन में ऐड हो जाती है। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो, हम लोग को हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं, हम लोग के सिलेबस में जो स्पेक्ट्रम है वो किसके, हाइड्रोजन एटम के। और हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम है उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सीरीज की हम लोग बात करेंगे। उनके स्पेक्ट्रम को हम लोग कुछ सीरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये आप डायग्राम में जो देख रहे हैं ये एक्चुअली स्पेक्ट्रम की लाइंस है, ये सारी लाइंस है। इसमें 5 सीरीज होती हैं, लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, तो ये सब क्या है, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, है ना। ये डायग्राम देके घबराइए नहीं, है ना, ये अभी पहले आपको समझना है कि ये कैसे बन रहा है, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये लाइन स्पेक्ट्रम का डिटेल थोड़ा समझेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। लाइन स्पेक्ट्रम में देखो लिखा हुआ सम ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, है ना। कुछ ब्राइट लाइंस होती हैं और वो डार्क स्पेसेस से क्या होती है, सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, और ये किसमें मिलती है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वही लाइन स्पेक्ट्रम टाइप के देखे जाते हैं। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है। यस सर। अब आते हैं कि ये स्पेक्ट्रम कैसे हम लोग देख सकते हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है। तो ओरिजिन में बोलते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब है, इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को भी ओरिजिन के बेसिस में 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में केवल क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, क्योंकि बोर ने इमिशन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन किया है।
तो हम लोग को इमिशन स्पेक्ट्रम ही मेनली पढ़ने भी है। तो बोर का क्या कहना था कि अगर आपको किसी गैस के स्पेक्ट्रम देखने हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम देखने हैं, है ना, तो आप एक ग्लास ट्यूब ले लीजिए, है ना। इस ग्लास ट्यूब के अंदर आप बहुत लो प्रेशर मेंटेन करिए, वेरी लो प्रेशर मेंटेन करना होता है, ठीक है। और इसके एक टर्मिनल जो ये दो टर्मिनल्स देख रहे हैं आप लोग, एक टर्मिनल को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए एक प्लेट को, और जो दूसरी प्लेट है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दीजिए, है ना। वोल्टेज काफी ज्यादा रखना होता है, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट के नियर बाई वोल्टेज लेना होता है, ठीक है। तो जब इतने हाई वोल्टेज के अंदर अंडर आप किसी गैस को रखते हैं, तो होता क्या है, पता है क्या होता है? सर आयंस बनते हैं। फिर गैस ग्लो करेगी। हाँ, देखो आयंस कैसे बनेंगे वही समझना है। इससे होगा क्या कि कैथोड रेज निकलेंगी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना कैथोड रेज, इससे कैथोड रेज निकलेंगी, और वो कैथोड रेज जो होंगी वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देंगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, देखो जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है ना, तो उसका ये जब इससे कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाईली उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उन्हीं को कैथोड रेज बोलते हैं। तो अगर इससे आपसे कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाला, तो इसका सिंगल बॉन्ड जो है ना टूट जाएगा, उसका सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हुई, तो वही बात है कि कुछ एनर्जी तो बॉन्ड तोड़ने में यूज होगी, बाकी बची हुई एनर्जी क्या होगा, ये जो इसकी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। अब होगा क्या कि ये हमें क्योंकि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम देखने हैं, तो वो कैसे दिखेंगे आपको कि हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ग्राउंड स्टेट में है, मान लो कि n=1 में है, और उसके बाहर देखो ऑर्बिट तो बेटा इनफाइनाइट होती है हर एक एटम में, चाहे एटम कोई भी हो, ऑर्बिट तो सभी में इनफाइनाइट होती है। तो इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट में था, अगर कोई इसको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, है ना, रेडिएशन के फॉर्म में या ठीक है, तो वो फोटोन के फॉर्म में ही मिलेगी मेन एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। जैसे वो n=1 से n=2 में जा सकता है, या n=1 से n=3 में जा सकता है, या n=1 से इतनी एनर्जी मिल गई कि हो सकता है 4 में चला जाए, है ना। तो होगा क्या कि जैसे ही आ, उसका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, है ना। देखो ऐसे डायग्राम में आपको समझाता हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हाइड्रोजन का, यस सर। ये ये वाला बनाया था। यस जैसे जैसे हम लोग यस हाँ, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो एनर्जी लेवल्स पास पास होने लगती हैं, ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन एटम की, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब उसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट ही है वो, है ना। उसको यहाँ पे एनर्जी लेवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था शांति के साथ ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। जब उसका बॉन्ड टूटा और बची हुई एनर्जी फोटोन के फॉर्म में कोई फोटोन आके इससे टकरा गया, तो ये सारी एनर्जी फोटोन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, है ना, तो उसका मन मचलेगा और वो बाहर की दुनिया देखना चाहेगा, मतलब कि वो अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स में जंप करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी रूल होता है
कि अगर मान लो कि एक मैं सिंपल सा डेटा आपको बताता हूँ कि इस ये जो ग्राउंड स्टेट है, चलो मैं एग्जैक्ट डेटा ले लेता हूँ यार। ग्राउंड स्टेट की एग्जैक्ट एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और फर्स्ट स्टेट की कितनी होती है? -3.4। तो अगर इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=2 जाना है तो उसको कितनी एनर्जी का फोटोन रिक्वायर्ड है? कितनी एनर्जी का फोटोन आके इससे टकरा जाए जिससे वो 11.2 n=1 से n=2 में चला जाए, है ना। 10.2, है ना। सर 9.2। यस अरे सही से माइनस करो भाई। अच्छा सर -3.4 माइनस का 10.2 13.6, यस तो ये आएगा 10.2, है ना। चलो कोई बात नहीं, बस आपको मैं लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए केवल उतनी ही एनर्जी का फोटोन रिक्वायर्ड होता है जो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे मुझे पता लगाना था कि n=1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, तो मैंने क्या किया, सेकेंड सेल की एनर्जी जो है E2, उसमें मैंने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस कर दी, तो ये आ गई वैल्यू 10.2, है ना। तो ये इसमें होता है। तो अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आके टकराएगा इससे, तो वो n=1 से n=2 में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एनर्जी लेवल में जाने के लिए कुछ एनर्जी होगी। अगर एग्जैक्ट उतनी एनर्जी का फोटोन आके टकरा गया तो सीधे वो 1 से फिर किस में चला जाएगा? फिर वो 3 में चला जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, यस यस सर। है ना। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी E4 माइनस E1 के बराबर एनर्जी दे दी, तो फिर वो सीधे 1 से 4 में चला जाएगा। तो होगा क्या कि वो एक जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो किसी n1 से n2 में चला जाएगा। वो किसी n1 एनर्जी लेवल से इसमें चला जाएगा, n2 एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ठीक है n1 से n2 में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ऑनेस्ट टाइप का बंदा होता है कि अगर वो किसी n1 से n2 में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहीं का होके रह जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ये इसका ट्रांजिशन पीरियड होता है कि इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हायर में जाता है, लेकिन उसका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड 1 माइक्रोन सेकेंड से 1 नैनो सेकेंड की रेंज में लाई करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जैसे n=3 में गया, तो वो केवल इतने समय के लिए ही रहेगा। वो टाइम बहुत कम है देखा जाए तो, ठीक है। अगर ये टाइम देखा जाए तो बहुत कम है, 10⁻⁶ से 10⁻⁹ सेकेंड, इतने टाइम तक ही रहेगा वो। कहाँ पे? हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। और इसके बाद वो वापस आएगा अपनी उसी एनर्जी लेवल की ओर, ठीक है, जहां से वो चला था, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब वो इलेक्ट्रॉन फिर से वापस ट्रांजिशन करेगा। लेकिन अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, समझिएगा मेरी बात, तो बेटा उसको उतनी ही एनर्जी रिलीज भी करनी पड़ेगी जितनी उसने क्या की थी, एब्जॉर्ब। करके एब्जॉर्ब, है ना। तभी तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आ पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो उतनी एनर्जी फिर रिलीज कर देता है। बहुत ऑनेस्ट बंदा है, जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी रिलीज भी करेगा और वापस आएगा। लेकिन आने और जाने के तरीके में एक डिफरेंस होता है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। जैसे एन से आपने अगर E3 माइनस E1 के बराबर एनर्जी दे दी, तो सीधे 1 से 3 में जाएगा, बीच में 2 में रुकेगा नहीं, कहने का मतलब। अगर बीच में कोई एनर्जी लेवल है तो वहां पे स्टे नहीं करेगा। लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो बीच में रुक भी सकता है, मतलब वो बीच के एनर्जी लेवल से होता हुआ आएगा। तो उसके पास ऐसे दो ऑप्शन है। अगर वो थर्ड एनर्जी लेवल से आएगा 1 में, तो एक तो ऑप्शन है कि जैसे गया तो वैसे आ जाए, मतलब डायरेक्ट 3 से 1 में टपक जाए,
है ना। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि पहले वो 3 से किस में आए, 2 में, और फिर 2 से 1 में। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देंगे, स्पेक्ट्रम तब दिखाई देंगे जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा होगा। जैसे वो E1 से E3 से E1 में आया, तो एक फोटोन वो लॉस कर देगा खटाक से। एक वो जो एनर्जी देगा वो भी बेटा फोटोन के टर्म में देगा। जब वो E3 से E1 में आएगा तो एक एच न्यू एनर्जी का, या उसके रिस्पेक्ट में मान लो कोई वेवलेंथ λ1 होगी, है ना। तो मान लिया किसी λ1 वेवलेंथ का एक फोटोन क्या कर देगा, इमिट कर देगा। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. λ1 वेवलेंथ का एक फोटोन क्या कर देगा, इमिट कर देगा। और ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, इसके सामने, ये रेडिएशन जो इमिट कर रहा है इसके सामने आपने क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें एक केवल लाइन मिलेगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, λ1। ठीक है, अगर बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन 3 से जैसे 1 में आया है, तो वो एक जो भी एनर्जी का डिफरेंस है, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, है ना, उतनी एनर्जी लॉस कर देगा। आपको मैं एक सिंपल डेटा से समझाता हूँ चलो, क्योंकि ये जो डेटा है ये थोड़ा से समझने में डिफिकल्ट लगते हैं। आपको मैं एक सिंपल डेटा बताता हूँ कि मान लीजिए कि जो ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी है -10, इसकी है -6, इसकी है -4। बिल्कुल सिंपल डेटा बताओ, ठीक है। तो अच्छा बताओ कि -10 से प्लस -10 से -4 में जाने के लिए उसने कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्ब किया होगा फोटोन। 6 electron volt. 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब जब वो अब फिर वो 10⁻⁻6 से इतने सेकेंड तक तो रहेगा वहीं पे, लेकिन वो फिर जब वापस लौटेगा तो उसके पास दो रास्ते हैं। पहले ऑप्शन में वो सीधे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था वैसा ही फोटोन इमिट कर दे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एक बार में इमिट कर दे, सीधे 3 से n=3 से n=1 में आके टपक जाए। ठीक है, तो वो जो फोटोन इमिट करेगा उस फोटोन की एनर्जी आपने क्या बताई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी बराबर क्या होता है, c/λ। बोलो भाई। एससी को आप लिख देना 12400/λ। तो यहाँ से एक लैम्डा आपको मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। Yes, sir. उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक लाइन आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे बनती हुई दिखाई देगी। ये λ1 जो भी आएगा कैलकुलेट करने पे कुछ एंगस्ट्रॉम में आएगा, है ना। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइन आपको बनती हुई दिखाई देगी फोटोग्राफिक प्लेट पे। Yes, वो sir. एक लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसमें लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आता है तो बोलते हैं हमें एक लाइन नहीं दिखाई देती, हमें 3 लाइन दिखाई देती है। अच्छा, 3 कैसे दिखाई दी। तो होता क्या है कि एटम केवल एक ही थोड़ी ना है। देखो आपने जो गैस भरी है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के जब बॉन्ड टूटे होंगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने बन रहे होंगे, नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम। तो आप कहोगे सर ये तो जितने मोल आपने गैस ली है इनटू एवोगैड्रो नंबर, इतने सारे एटम होंगे, है ना। मान Yes, लो sir. कि हमने 1 मोल गैस ले ली। अगर मैंने 1 मोल गैस भी ली ना, तो एटम हाइड्रोजन के कितने होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एने होंगे। और एटम में 2 से और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे, है ना। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे ना हम लोग, तब भी 2 × Na इतने सारे एटम होंगे। ठीक है, इसका मतलब जब इतने सारे एटम हैं तो किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में डायरेक्ट आएगा। तो किसी दूसरे एटम में ऐसा भी हो सकता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम में, सेम उसी में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ता चुन सकता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ही हाइड्रोजन में।
तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन में, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम में ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में आया हो, 3 से 2 में आया हो, और फिर 2 से, पहले 3 से 2 में आएगा, है ना, और फिर यहाँ चाय पानी नाश्ता करेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, और फिर है ना किस में आएगा, n=1 में आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो दो तरह से, दो स्टेप में ट्रांजिशन करेगा। लेकिन वही बात है, जब वो 3 से 2 में आएगा, तो जैसे मैंने सिंपल डेटा लिया था -4 -6, तो पहले वो एक फोटोन इमिट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और फिर जब वो 2 से 1 में आएगा, तो एक दूसरा फोटोन बताओ कितने वोल्ट का इमिट करेगा, 4। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्योंकि टोटल 6 ही देना है, क्योंकि 6 लेके गया तो 6 ही देना पड़ेगा उसको, है ना। तो टोटल वो इमिट अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है वो। पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट करी, और खट से किस में आ गया, 2 में आ गया, और फिर बची हुई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हुए 3 में। तो अब की यहाँ पे वो कितने फोटोन इमिट करेगा, इस, अगर इस पाथ के थ्रू आएगा तो 2 फोटॉन्स। 2 फोटोन, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये वाला पाथ, अगर ऐसे 1 बाई 1 आएगा, तो वो 2 फोटोन इमिट करेगा। तो 2 लाइन हमें और मिल जाएंगी फोटोग्राफिक प्लेट पे, है ना। एक तो मिल ही गई थी λ1 वाली वेवलेंथ की, और जो इलेक्ट्रॉन इस पाथ से आ रहे होंगे वो 2 लाइन मुझे और मिल जाएंगी। तो देखा जाए टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएंगी, 3। 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, बताओ भाई, ये Yes. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। सर पहले इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स एमिट करते हैं तब वापस आते हैं। हाँ, जब वो फोटोन इमिट करेगा तो फोटोन के फॉर्म में ही वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, और जब उसकी एनर्जी लॉस होगी, तभी तो नीचे वाले एनर्जी लेवल में आएगा, क्योंकि नीचे वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी कम यस। है ना। और इलेक्ट्रॉन जब उतनी देखो, किसी भी एनर्जी लेवल में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस एनर्जी लेवल के जस्ट बराबर जब तक नहीं होगी, तब तक वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में अलाउ ही नहीं होगा, उसकी एंट्री ही नहीं अलाउ होगी। मतलब उसमें वो रिसाइड ही नहीं कर सकता, या जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है वो नहीं कर सकता। ठीक है, बोलो, इतनी इसमें कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। सर इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस इसलिए दिख रही हैं सर क्योंकि एक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट सर एटम्स इतने सारे हैं सर, इसलिए। हाँ, ये यही मेन बात है कि एक अगर हाइड्रोजन एटम होता तो हमें कोई एक ही लाइन मिलती, या मैक्सिमम 2 लाइन भी मिल सकती थी, है ना। लेकिन इतने सारे एटम है, तो किसी एक एटम में अगर वो डायरेक्ट आ रहा होगा, तो किसी दूसरे एटम में हो सकता है वो 1 बाई 1 आ रहा हो। तो ऐसे केस में फिर हमें सारी लाइंस का सम लेना पड़ता है ना, अगर टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है तो। इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। इसका ये फॉर्मूला होता है, अगर टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन। देखो, अभी तो मैंने आपको करके बताया, लेकिन क्वेश्चन में आप सीधे फॉर्मूला लगाइएगा। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया, सैंपल मतलब कि वही खूब सारे एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन होती है N2 - N1, N2 - N1 + 1 डिवाइड बाई 2। N2 यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है, और N1 यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल है। मतलब N2 जहां से वो चलना स्टार्ट कर रहा है ना, और N1 जहाँ पे वो फाइनली आ रहा है, जिस एनर्जी लेवल में वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले से बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में अगर आ रहा है ना, तो बताओ कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा ये। मतलब हमें 6। फोटोग्राफी प्लेट पे कितनी लाइंस 6। मिलेंगी? 6। हाँ, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो N2 हम लोग रख देंगे 4, N1 रख देंगे 1, तो 4 - 1
है ना, 3 हो गया, 4 माइनस 1 प्लस 3 ये 4 हो गया, तो 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2 6 लाइन। तो ये हम लोग ऐसे डायरेक्टली कर दिया करेंगे क्वेश्चन में। आप काउंट करना चाहो तो कर भी सकते हो, 6 ही लाइन मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्पेक्ट्रल लाइन दिख कैसे रही है। तो yes, होता क्या है, अब आप बात समझ रहे होगे कि जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल की है, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है ना। मतलब आप समझिए बहुत सारे एनर्जी लेवल डायग्राम मन में सोचिए, बहुत सारे अलग अलग, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक ये है, एक ये, ऐसे ना जाने कितने हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसमें आप ये हाइड्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, फोटोन की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो किसी में इलेक्ट्रॉन, किसी एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 1 से मान लो 4 पे चला गया, किसी में एक में 1 से 5 में चला गया, किसी में मान लो 6 में चला गया, किसी में वो 7 एनर्जी लेवल में चला गया, किसी में 8 में चला गया, क्योंकि उसमें तरह तरह के फोटोन निकल रहे हैं, है ना। अब वो जिस जिस भी एटम से टकराएगा, जिस भी एनर्जी का, और वो एनर्जी उसको जिस भी हायर एनर्जी में ले जाने के लिए सफिशियंट होगी, वो इलेक्ट्रॉन उसी हायर एनर्जी में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसमें मान लिया n2 इक्वल टू 4, इसमें n2 इक्वल टू 5, इसमें n2 इक्वल टू 6, ऐसे ना जाने कितने केस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं तो दो चार ही ले पा रहा हूँ। अब वो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो फिर नीचे भी आएंगे। तो अगर मान लो 4 से आया, तो 4 से 1 में आने में कितनी लाइंस अभी आपने बताई मुझे, 6 लाइन। 6। ऐसे ही मान लो एक एटम में 5 में पहुंच गया, तो 5 से 4 में आएगा, तो उसमें कुछ कॉमन भी हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो 6 है और 5 से 4 में आने वाली कुछ जो होंगी वो कॉमन हो जाएंगी, है ना। वैसे इसमें टोटल निकालोगे तो शायद 20 मिलेंगी, लेकिन 20 में मेरे ख्याल से 6 कॉमन ही आएंगी। ठीक है, अब देख लीजिएगा, 5 इंटू 4, नहीं 10 लाइन आएंगे, हाँ। इसमें 6 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, लेकिन 10 में से 6 कॉमन होंगी, 4 नहीं होंगी। तो वो नई वाली अगर ऐड कर लें तो 4 लाइन और मिल जाएंगी हमें। और वही सारी लाइन हमें यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट में दिखाई देंगी बेटा। जितनी भी डिफरेंट वेवलेंथ, कोई एक λ1 वेवलेंथ की होगी, कोई λ2, कोई λ3, कोई λ4, है ना। बोलो भाई। यस सर। यस सर। डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइन होंगी वही हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे अरेंज होती दिखाई देगी, और इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बोल दीजिए, या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वो दोनों सही है, क्योंकि ओरिजिन के बेसिस पे इमिशन स्पेक्ट्रम है, और उसके नेचर के बेसिस पे वो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इस पैटर्न को नेचर के बेसिस में बोलेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम है, ओरिजिन के बेसिस बोलेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वो फोटोन इमिट कर रहा है ना, इमिट करने के बाद हमें पैटर्न मिल रहा है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बात होगी। अब इसमें हम लोग आते हैं कि हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को कैसे थ्योरी में स्टडी करते हैं। तो थ्योरी में इसको स्टडी करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सीरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए हम लोग इसको कुछ सीरीज में डिवाइड कर देते हैं। वैसे इन सीरीज के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, अच्छा, बोर ने केवल इतना बताया था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये बातें उन्होंने बता दी थी, लेकिन उन्होंने इन स्पेक्ट्रम्स को कोई नाम नहीं दिया था, है ना। इनको नाम अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पूरी थ्योरी को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो इसमें जो बोलते हैं कि जो सबसे पहला सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रम की, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, तो लाइमन सीरीज में बोलते हैं कि ऐसे सभी स्पेक्ट्रल लाइन जिसमें ग्राउंड स्टेट अगर n=1 है, लोअर एनर्जी स्टेट 1 ही होता है ग्राउंड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से इमिशन कर रहा है कि अल्टीमेटली वो n=1 में आ रहा है ना। जिस भी स्पेक्ट्रल लाइन में अगर वो फाइनली n=1 में आ रहा है, और
किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से, वो हो सकता है 2 से 1 में आ रहा हो, या हो सकता है 3 से 1 में आ रहा हो, या हो सकता है 4 से 1 में आ रहा हो, या हो सकता है 5 से 1 में आ रहा हो, 6 से, है ना, सो ऑन। इसका मतलब किसी भी अपर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर n=1 में आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी फोटोग्राफिक स्क्रीन पे, उसे हम लोग लाइमन सीरीज का सदस्य मानेंगे। वो जो लाइन होगी वो लाइमन सीरीज का मेंबर बोली जाएगी, या फिर वो लाइन लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगी। ठीक है। अच्छा देखो, मैं डायग्राम में बना के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है वो कैसे बनती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से टपकना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो अगर n=2 से 1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कभी करे, तो ये लाइमन सीरीज की पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड लाइन की बात करें, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसमें कैसे ट्रांजिशन करेगा, 3 से 1 में आ रहा होगा, तो उसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ ट्रांजिशन, लाइमन सीरीज। थर्ड लाइन में इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा होगा, 4 से 1 में आ रहा होगा, ये थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। लाइमन में, लाइमन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ग्राउंड स्टेट 1 में आ रहा है, अगर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है n=1 वाले एनर्जी लेवल में, तो वो लाइन 100% लाइमन सीरीज की ही कोई लाइन होगी। ठीक है। बोलो भाई, ऐसे इलेक्ट्रॉन 5 से Yes. 1 में आ रहा है, तो ये वाली लाइन भी सर लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगी। सर अगर अगर सर हाँ अगर बोल। बीच में रुक गया है, बीच में रुकते हुए हाँ आए हाँ, तो नहीं देखो, तभी। रुकते हुए आएगा तो वो स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज वाला नहीं होगा। जैसे बिल्कुल वो यस सर। रुक सकता है, जैसे मान लो कि 5 से 1 में आना है, तो अगर देखा जाए तो 5 से 1 आने का तरीका कुछ उसका ऐसा हो सकता है कि पहले 5 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। अगर मान लो ये वाला पाथ वो फॉलो कर रहा है, तो इसमें एक ही लाइन है जो इसमें वैसे 2 लाइन मिल रही है, लेकिन इसमें एक लाइन ही ऐसी है जो लाइमन सीरीज को बिलोंग कर रही है। बताओ कौन सी है, नीचे वाली की ऊपर वाली? नीचे वाली। नीचे वाली। हाँ, नीचे वाली, है ना। नहीं, ये वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन n=2 में आ रहा है, वो फिर बामर सीरीज की लाइन हो जाएगी। ठीक है। तो लाइमन सीरीज की लाइन हम लोग थ्योरी में उसी को कहेंगे जिस जिस भी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर एग्जैक्टली n=1 में आ रहा होगा, तो वो उसकी लाइमन सीरीज की लाइन होगी। ऐसे ही बेटा, अगर आपसे बोला जाए कि लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कौन सी होगी, बता सकते हो लास्ट लाइन? सर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इन्फिनिटी, हाँ, इसी को लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो अगर, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हम लोग इनफाइनाइटी मानते हैं, तो अगर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा कभी, तो दिस इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं, ये सब लाइमन सीरीज को बिलोंग कर जाएगी। ये सारी, ये जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग देख रहे हैं, ये सभी लाइमन सीरीज को बिलोंग कर जाती है। ठीक है। बोलो भाई। एक बात तो ये यस समझ में आ गई कि लाइमन सीरीज वाली लाइंस कौन सी होती हैं, जिस ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से n=1 में आ रहा हो, वो लाइन लाइमन सीरीज को बिलोंग कर जाती है। ठीक है। अब ये जितनी भी लाइन देख रहे हैं, हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ डिफाइन होगी, चाहे वो फर्स्ट लाइन हो या सेकेंड लाइन हो, है ना। ये वेवलेंथ, ये ये जो वेवलेंथ लाइमन सीरीज की लाइन की जो वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किस रीजन को बिलोंग करती है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। कई बार आपसे ये चीज पूछी जाएगी। तो लाइमन सीरीज की ये जितनी भी लाइनें आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक, ये सारी की सारी बेटा यूवी रीजन को बिलोंग करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसमें कोई भी लाइन विजिबल रीजन को बिलोंग ही नहीं करती है ना। मतलब ये सारी यूवी रीजन को बिलोंग करती है। मतलब अगर ये लाइन किसी फोटोग्राफिक प्लेट में बन भी रही होंगी ना,
तो एक बस ब्राइट लाइन हमें दिखाई देगी, उसका कोई कलर वैसा नहीं होगा ब्लू, मतलब विगब्योर में कोई भी कलर नहीं होगा, वैसे एक चमकीली या ब्राइट लाइन आपको ऑब्जर्व होगी, क्योंकि यूवी रेडिएशन का अपना कोई कलर होता ही नहीं है ना। तो उसकी एक लाइन जो मिलेगी वो एक ब्राइट लाइन मिलेगी, उसको कलरफुल लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। Yes. इसके बाद देखो बामर सीरीज किसको बोलते हैं, तो बामर सीरीज में देखो, बामर सीरीज में n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, जहां पे n1 1 लिखा हुआ है इसकी जगह n1 इक्वल टू 2 कर दीजिए, ठीक है। और n2 इसके ऊपर वाला कोई भी एनर्जी लेवल ले लो, n2 आप ले लो 3 से स्टार्ट करिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक का आप ले सकते हो। इसका मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 2 में आके टपकेगा, तो वो वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो इसे हम लोग स्पेक्ट्रम थ्योरी में क्या बोलेंगे, बामर सीरीज, है ना। तो बामर सीरीज मतलब वो सभी लाइन जिसमें n1 ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, सेकेंड, और n2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी, 2 से ऊपर वाला कोई भी एनर्जी लेवल ले लो, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। तो अगर ये मैं बनाऊं तो ऐसे समझो कि हाइड्रोजन एटम में बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन ये होगी, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में टपकेगा ये फर्स्ट लाइन होगी बामर सीरीज की, ठीक है। यस सर। है ना, 3 से 2 में आने वाली लाइन फर्स्ट होगी, 4 से 2 में आने वाली ये बामर सीरीज की सेकेंड लाइन होगी, 5 से 2 में आने वाली थर्ड होगी, 6 से 2 में आने वाली फोर्थ लाइन होगी, 7 से 2 में आने वाली फिफ्थ लाइन होगी, 6 से 2 में आने वाली, है ना, ऐसे आप करते चले जाओ। ऐसे लास्ट लाइन कौन सी होगी जिसमें इनफाइनाइट से आ रहा होगा। तो ये सारी लाइन आप जो देख रहे हैं ये बामर सीरीज को बिलोंग कर रही हैं, बामर सीरीज, ठीक है। इसमें एल साइलेंट होता है, इसको बालमर मत बोलिए, इसको बामर बोलते हैं, बामर सीरीज, ठीक है। और इस बामर सीरीज की जितनी भी वेवलेंथ होती हैं इसमें बोलते हैं, इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग कि इसकी फर्स्ट 4 लाइन जो होती है वो विजिबल रीजन को लाइन बिलोंग करती है। इसकी पहली 4 लाइन, फर्स्ट 4 लाइन बिलोंग्स टू विजिबल रेडिएशन, ठीक है। शुरुआत की 4 जो लाइन होती हैं वो विजिबल रेडिएशन को बिलोंग कर जाती है, आगे की, उसके आगे की यूवी रीजन को, है ना। मतलब बामर सीरीज की एक फिफ्थ लाइन अगर कभी पूछ दी जाए कि बताओ किस रीजन की बिलोंग कर रही है, तो वो फिर विजुअल मत बोलिएगा, फिर वो यूवी बोल दीजिएगा, है ना। तो ये ऐसे इसको मत याद रखिएगा, फिर कई टीचर इसको गलत पढ़ा देते हैं, बोल देते हैं बामर सीरीज की सारी लाइन यूवी रीजन को, विजिबल रीजन को बिलोंग करती है, वो स्टेटमेंट गलत है। बामर सीरीज की केवल फर्स्ट 4 लाइन ही बिलोंग करती है विजिबल रीजन, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आ जाओ पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 3 में आ रहा है, अगर जैसे इसकी पहली लाइन होगी 4 से 3 वाली, सेकंड होगी 5 से 3 वाली, थर्ड होगी 6 से 3 वाली, ऐसे 7 से 3, तो ये बेटा जितनी लाइन आप देख रहे हो ये सारी किस सीरीज को बिलोंग कर जाएंगी, पास्चन सीरीज को, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज आती है। ब्रैकेट सीरीज में जो भी रेडिएशंस होंगी, है ना, वो सब उसमें इलेक्ट्रॉन 4 एनर्जी लेवल में आ रहा होगा, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा होगा, 4th एनर्जी स्टेट में। सर पैशन सीरीज कहाँ लाई करेगी? ये आगे वाली जितनी है ये सब IR रीजन को बिलोंग कर जाती है,
ठीक है, तो पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सारी लाइन जो है ये बिलोंग कर जाती है आपकी IR रीजन। तो उसको ऐसे लिख लीजिएगा कि ये सारी लाइन, आगे वाली जितनी भी लाइन है बेटा, ये IR रीजन को बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग कर जाती है। पास्चन सीरीज की जितनी भी लाइन है, बामर ब्रैकेट सीरीज की जितनी भी लाइन है, और फुंड सीरीज की जितनी लाइन है, वो सब IR रीजन को बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये समझ में आया भाई? यस हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं उसको कैसे थ्योरी में डिफाइन किया गया है, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, इस ये सारे वर्ड मिलेंगे आपको, बोलेगा कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन takes transition from n equal to 4 to n equal to 2, ऐसे कुछ भी बोल देगा, या फिर ऐसे बोल देगा, कई बार आपसे शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ देगा, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, है ना, या फिर कह देगा कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, है ना, बामर सीरीज के लिए पूछ सकता है। तो ये जितनी भी सीरीज है इनमें आपको बस ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी सीरीज आती है, लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फोन। ठीक है, तो लाइमन बोले तो समझ जाना कि N11 है, और N2 ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, वो उस क्वेश्चन में अननोन हो जाएगा, वही निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, और अगर बामर पूछे, बामर सीरीज की कोई लाइन की बात हो रही हो, तो N12 हो जाएगा, N2 2 के ऊपर वाला कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है, या तो क्वेश्चन में वो बता देगा कि 5 से 2 में आ रहा है इस तरह से, और नहीं बताएगा तो फिर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये बात हम लोग को क्लियर समझ में पहले आनी चाहिए। हम लोग मैक्सिमम n is equal to 5 तक ही देखें। हाँ हाँ, क्या कह रहे बेटा, n इक्वल टू 5 में n is equal to 6 में कोई लाइन ही करेगी लाइन। नहीं, क्वेश्चन क्या पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या क्या पूछ रहे हो? जैसे लोअर लिमिट n is equal to 5 है, फोन के आगे कोई लाइन नहीं होगी n is equal to 6 में, अच्छा जो अच्छा अच्छा, हाँ इलेक्ट्रॉन अगर हाँ, अच्छा ठीक ठीक, मैं समझ गया आ रहा है आपको। देखो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे फुंड सीरीज है, फुंड सीरीज में N15 है ना, इसके ऊपर अगर देखें तो अगर n इक्वल टू 6 में अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा तो वो लाइन किस सीरीज को बिलोंग करेगी? तो देखो, फुंड के बाद एक हम्फ्री सीरीज डिफाइन की गई है। फुंड के बाद सबसे जो मॉडर्न सीरीज है वो हम्फ्री सीरीज है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 6 एनर्जी लेवल को बिलोंग करता है, तो वो सारी लाइन फिर बेटा हम्फ्री सीरीज को बिलोंग कर जाती है। फिर आप कहोगे सर N7 में आ रहा है तो कौन सी सीरीज है? तो हुआ क्या है कि अभी तक हम्फ्री सीरीज वाली लाइन ही फोटोग्राफिक प्लेट में डिटेक्ट की गई है। उसके ऊपर वाली जो लाइंस है, होता क्या है, देखो आप इस डायग्राम में देखिए कि ये जो एनर्जी लेवल है बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत कम होता जा रहा है। तो फिर क्या होता है, लाइनें बहुत पास पास होने लगती हैं। तो हम्फ्री सीरीज के ऊपर वाली लाइनों में
जो वेवलेंथ है वो इतनी नजदीक आती है कि वो लाइंस ओवरलैप होने लगती हैं। मतलब फोटोग्राफी प्लेट में उन लाइन को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, सेपरेटली डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए फुंड सीरीज, आप वैसे आप लोग के सिलेबस में मेन लास्ट सीरीज वैसे फुंड ही है, हम्फ्री सीरीज की बात होगी नहीं, लेकिन जैसे आपने पूछा तो हमने बता दिया, है ना। तो आप लोग बस फुंड सीरीज तक ही याद रखिएगा, है ना, उसी में यस। आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है। सर बाल्मर सीरीज किस रीजन में आएगी? बामर सीरीज की जो वेवलेंथ, ये बामर सीरीज की जो फर्स्ट फोर लाइन है, फर्स्ट फोर मतलब 2 से 1 वाली, 3 सॉरी 3 से 2 वाली, 4 से 2 वाली, 5 से 2 वाली, 6 से 2 वाली, ये चार लाइन, ये चार लाइन विजुअल रीजन में आएंगी और बाकी बची हुई जाएंगी यूवी रीजन में। ओके सर। ठीक है। तो अब इसमें, हाँ, इस पे कोबेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा आते हैं। तो देखो, आपको कोई भी सीरीज की लाइन दी जाएगी तो आपको ये बताया जाएगा कि उसका n1 क्या है, n2 क्या है। ठीक है। मैंने मान लिया कि उसकी ग्राउंड स्टेट n1 है ना, और जो भी उसकी एक्साइटेड स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो n2 है। n1 वाले की एनर्जी क्या है, En1 है। n2 वाले की एनर्जी क्या है, En2 है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मान लो n2 से n1 में आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, बोलो भाई, इस यस तरह सर। से ट्रांजिशन कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 एनर्जी लेवल से n1 में आ रहा होगा तो वो एक फोटोन इमिट कर रहा होगा। ठीक है। और उस फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई, ये 100% किसके बराबर होगी, En2 माइनस En1 के ही बराबर होगी। यस सर। ठीक है। और हम लोग बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं, किसी nth एनर्जी लेवल की एनर्जी, टोटल एनर्जी हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते थे, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोलाइक स्पेसीज में -13.6 -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक बार मैं En2 के लिए लगा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे n की जगह n2 रख देना है, और एक बार यही फॉर्मूला आप n1 वाले के लिए लगा दो। ठीक है। अब इसमें देखो 13.6 और जेड स्क्वायर, अगर बेटा आप इसको कॉमन ले लो, इतना पार्ट बेटा कॉमन लेके देखो, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ये कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/n1 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/n1 स्क्वायर बचेगा -1/n2 स्क्वायर। तो हमें एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का है, जिसको मैंने ब्रैकेट में इंक्लोज किया हुआ है। ये इस फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है किसकी, फोटोन की, है ना। ये डेल्टा ई एनर्जी किसकी है, यस। फोटोन की। और फोटोन की एनर्जी होती है Sc/λ। ठीक है। तो मैंने फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई को लिख दिया अगली लाइन में Sc/λ, और Hc को मैं इधर ले गया, राइट हैंड साइड पे अगर ले जाऊं मैं, इसकी साइड चेंज कर दूं, तो ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई Sc, इधर बचेगा 1/λ। और देखो, एच और सी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, और 13.6 भी कांस्टेंट है। अगर इसका रेशियो आप निकालो तो एक साइंटिस्ट से रिडबर्ग, है ना, उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, मतलब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये सब उन्हीं ने करके बताया था। उन्होंने इस पूरे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट का नाम दे दिया 13.6 डिवाइड बाई 80, इसको बोल दिया RH। RH मतलब, इसको उन्होंने अपने नाम पे ही बोला, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। और इसकी वैल्यू आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये एच और सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये इतनी आ जाएगी मीटर में जब निकालेंगे ना, तो 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स।
तो ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हो। अगर आपसे वेवलेंथ, कई बार बेटा आपसे क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछी जाएगी, तो वहां पे बेटर है कि आप ये वाली इक्वेशन लगाइए, रिडबर्ग इक्वेशन, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए, बोलो भाई। यस सर। यस। तो यस सर। न्यूमेरिकल स्पेक्ट्रम थ्योरी के जो न्यूमेरिकल है वो या तो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, या इससे नहीं होंगे तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों में किसी एक फॉर्मूले से जरूर सॉल्व हो। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे काम के हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को कि इतना हमने पढ़ा तो है ना। एक यहाँ पे देखो, मैंने सारी नोट वाली बातें लिख दी हैं, जो पॉइंट टू बी नोटेड वाली बातें हैं, पॉइंट टू बी रिमेम्बर वाली बातें हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे मैंने ऊपर बता दी है सारी बातें, यहाँ बस मैंने लिख दिया है अलग से। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज बिलोंग टू यूवी रीजन, है ना। ये आपसे कहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि लाइमन सीरीज की वेवलेंथ किस रीजन में बिलोंग करेगी, तो हम लोग बोल देंगे यूवी रीजन। फिर फर्स्ट फोर लाइन ऑफ बार्मा सीरीज बिलोंग टू विजुअल रीजन। बार्मा सीरीज की जो फर्स्ट फोर लाइन होती है वो विजुअल रीजन को बिलोंग कर जाती है। ठीक है। अच्छा, पास्चन, ब्रैकेट, फ्रुंड, हम्फ्री, आगे वाली जो चार सीरीज हैं उनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती है। आईआर रीजन बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये वही बात है जो ऊपर मैंने आपको बताई है। अब जैसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लोग को करना है, देखिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। आपसे कह रहा है कि लाइमन सीरीज की जो सेकेंड लाइन है उसकी वेवलेंथ बताओ। तो लाइमन सीरीज का मतलब बताओ N1 हम कितना ले लें इस क्वेश्चन में। अगर उसने लाइमन्स बोला है, बिल्कुल सही, N1 1 हो जाएगी। सबसे पहली सीरीज लाइमन सीरीज सबसे पहली सीरीज होती है, उसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसकी सेकेंड लाइन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब N2 क्या लें। 3। हाँ, N2 3। ठीक है, क्योंकि लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लेकिन ये तो कह रहा है सेकेंड लाइन, तो सेकेंड मतलब उसके ऊपर वाले से, मतलब 3 से 1 में आ रहा होगा। तो सीधे हम लोगों ने यही वाला कंसीडर कर लिया, हमें भैया सेकेंड लाइन से मतलब थी, और सेकेंड लाइन की वेवलेंथ निकालनी है तो हम लोग सीधे रिडबर्ग इक्वेशन लगा देंगे। 1/λ = RH1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई, है ना। N1 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और एटम कौन सा बोला है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का Z भी 1 ही हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है ना, Z एटॉमिक नंबर है। अगर बेटा वो He+ बोल देता है यहाँ पे, अगर वो He+ बोलता तो क्या लेते Z, 2। फिर 2 ले लेते हैं ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि वो कौन सा एटम के लिए बात कर रहा है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन एटम की बात हो सकता है He+ या Li2+ भी बोल सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे 8/9। और पूछा शायद उसने वेवलेंथ, है ना, वेव नंबर तो नहीं पूछा है, वेव लेंथ पूछी है। वेवलेंथ मतलब लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा बराबर उल्टा कर दीजिए, वो सही है ना। तो लैम्डा इक्वल टू 9/8 RH। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आंसर रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में ही मिलेंगे आपको। जैसे उसने चारों ऑप्शन में RH चिपका दिया है, तो आप समझ जाओ कि आपको RH की वैल्यू रखनी नहीं है, आपको आंसर RH के टर्म में देना है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। IIT बॉम्बे पहुंच गया आप। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ, बस ये फॉर्मूला मत भूल जाना, नहीं तो शिरडी के साईं बाबा ही बचाएंगे वो। है ना, तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, बोलो भाई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको बता देते हैं।
ये नोट करना हो तो कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लिए। इस तरह के आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें वो किसी पर्टिकुलर सीरीज का नाम ले लेगा कि बताओ इस सीरीज की सेकेंड लाइन, किसी में थर्ड लाइन बोल देगा। अगर कभी बोल दे लास्ट लिमिटिंग लाइन, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो बताओ n1 तो 1 ले लेते, n2 क्या लेते? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिटिंग लाइन का मतलब लास्ट लाइन होता है, और वो चाहे कोई भी सीरीज हो, है ना, हर एक सीरीज की लिमिटिंग लाइन में n2 इनफाइनाइटी लिया जाता है ना। लिमिटिंग लाइन इनफाइनाइट वाली ही बनती है सब में। तो ये लिमिटिंग लाइन वर्ड ध्यान रखना कि लिमिटिंग लाइन बोले तो n2 इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप n2 इनफाइनाइट रखोगे तो 1/n2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, फॉर्मूले में 1/n2 स्क्वायर जीरो हो जाएगा अगर n2 आप इन्फिनिटी रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखिए, इसमें कह रहा है कैलकुलेट लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। आपसे कह रहा है कि बताओ हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए क्या है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसको समझ लीजिए। जब भी आपसे बोले भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो देखो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब वेवलेंथ उस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, आ, इसने इस क्वेश्चन में लाइमन सीरीज की बात की है, तो हम लोग एग्जांपल में लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब n1 मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में या तो उसकी फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट होगी या सेकेंड लाइन, ठीक है। दो ही में आपको डाउट होना चाहिए, तो मैं दोनों को चलो कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं ले लूंगा 2 से 1 वाली लाइन, इसकी फर्स्ट लाइन, और एक बार ये इनफाइनाइट से टपक रहा है, मतलब ये उसकी लास्ट लाइन है। अब देखो, जब वो 2 से 1 में टपकेगा, उस सिचुएशन में जो वो फोटोन रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ मैंने λ1 मान ली, और जब वो इनफाइनाइट से 1 में टपकेगा, है ना, इनफाइनाइट से 1 में ट्रांजिशन करेगा, उस समय जो उसकी वेवलेंथ है वो λ2 है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, कौन सी शॉर्टेस्ट है? एक लॉन्गेस्ट है, एक शॉर्टेस्ट है, इन दोनों में lambda 1 longest। λ1 लॉन्गेस्ट है। अच्छा, अच्छा, किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा है सर ये लाइन छोटी है तो ये शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, और ये लाइमन सीरीज की सबसे लंबी लाइन है ना, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देखो, देखो लाइमन सीरीज की इतनी सारी लाइनें हैं, इसमें ये लाइन छोटी है तो ये शॉर्टेस्ट हो गई, ये लंबी है तो लॉन्गेस्ट हो गई, सीधा सा फंडा। लेकिन ये फंडा गलत है बेटा, देखो क्योंकि आप एरो की लेंथ जो है, आप एरो की लेंथ देख रहे हो, एरो की लेंथ यहाँ पे एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। एरो की जो लेंथ है, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की एरो की जो लेंथ है, वो एनर्जी उस स्पेक्ट्रल लाइन के बनने में जो फोटोन इमिट हुआ है उसकी एनर्जी के बराबर है ना। और एरो की लेंथ छोटी होने का मतलब वेवलेंथ कम नहीं है, एनर्जी कम है फोटोन की, मतलब उस ट्रांजिशन में जैसे इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, तो इसमें वो एनर्जी
कम एनर्जी का फोटोन इमिट कर रहा है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी का फोटोन इमिट कर रहा है। और एनर्जी अगर मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inversely ठीक है, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो लॉन्गेस्ट आएगी, यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, लॉन्गेस्ट आएगी। तो आपको ऐसे समझ लेना है कि छोटी मतलब कि एरो की लेंथ अगर कम है तो उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, उल्टा होता है इसमें। इसका मतलब N2 से N1 में जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम होगी, है ना। मतलब N2 इक्वल टू 2 से N1 इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। लेकिन एनर्जी फोटोन की एनर्जी होती है 80/λ, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब ही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब जिस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर हमें निकालनी है तो मुझे वही रिडबर्ग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और N1 1 रखना होगा, N2 2 रखना होगा। ठीक है, तो इससे देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी RH 1/N1 स्क्वायर, N1 पड़ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए ही पूछा है शायद, तो ये हो जाएगा 3RH डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से ये तो 1/λ आया, लेकिन हमें तो लैम्डा निकालना था, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गई 4/3RH। ठीक है, आ गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा जो उसकी लास्ट लाइन होगी ना उसके करस्पॉन्डिंग आया करेगी। उसमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में आ रहा होगा लाइमन सीरीज के लिए। तो शॉर्टेस्ट में N1 तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि सीरीज आपकी लाइमन है, और N2 इनफाइनाइट ले लीजिए तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा, 1/∞। तो ये आपका आ जाएगा 1/RH सॉल्व करने में। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में सभी को। Yes. Yes, sir. अच्छा बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कैसे निकालते 3 से कर लेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? Sir, शॉर्टेस्ट मतलब 4/r. हाँ, शॉर्टेस्ट मतलब कि एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट से चलाना है इलेक्ट्रॉन को। तो N2 ले लो इनफाइनाइट, N1 2 ले लीजिएगा क्योंकि बामर सीरीज बोला है यहाँ पे, तो बामर सीरीज तो N1 इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग होती है, तो N1 2 लीजिएगा, N2 इनफाइनाइट ले लीजिएगा। हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z1 ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी किसी भी सीरीज के लिए पूछ सकता है। वो आपसे बोल दे कैलकुलेट शॉर्टेस्ट सीरीज ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में N1 4 हो जाएगा, N2 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दे ब्रैकेट सीरीज की तो जस्ट ऊपर वाली से कूदा देना इलेक्ट्रॉन को, मतलब N4, सो 4 के जस्ट ऊपर 5 पड़ेगी ना, तो 5 से 4 जब आएगा तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट में जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से कुदाना है इलेक्ट्रॉन को, और शॉर्टेस्ट में इनफाइनाइट से कुदा देना उसको। इनफाइनाइट से जब मारेगा। अब एक क्वेश्चन ये है, ये आप लोगों को ही करके दिखाना है मुझे। ये आप लोगों ने कर लिया तो फिर आपको फिर स्पेक्ट्रम थ्योरी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आप लोग करिए, अटेम्प्ट करिए। Calculate ratio of wavelength of second line of Lyman series of hydrogen atom and first line of Balmer series of
Li2+ आयन। एक बार इसको करिए, 2-3 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व करिए। आंसर इतना आना चाहिए, आंसर दिया हुआ है इसमें, लेकिन आपको सॉल्व करके निकालना है। और आ जाए तो तुरंत फोटो खींच के भेज देना मेरे उसमें, ये व्हाट्सएप में। जिसका भी आ जाए वो फोटो खींच के क्लिक करके तुरंत भेज दे मुझे कि ये सॉल्व हो गया। सर भेज दिया। हाँ, हो गया सॉल्व। आ रहा है आंसर? यस सर, आ गया। प्रभाव ने अच्छा भेजा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। यस अग्रवाल ने भी भेज दिया है। हाँ ठीक है, सही, करेक्ट। जूही ने भी भेज दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, तो आसान है वैसे, सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है,
हो जाएगा सभी का? कि इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, डिस्कस करें। अंकित हो गया बेटा? सर मैंने भी भेजा है। अच्छा अच्छा। हाँ पन्वी ने भी भेज दिया, ठीक है, करेक्ट, सही है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन आपको हो गया है तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, जिन बच्चों से हो रहा है। लेकिन अभी केवल 5 बच्चों ने ही भेजा है मुझे। पलक बेटा हो गया? पलक? सर मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। नंदिनी बेटा? यस सर, हो नंदिनी गया बेटा है। हो गया? हो यस गया? सर। अच्छा अच्छा। और किसी को डाउट तो बताओ। अविरल बेटा हो गया? यस सर। आयुष्मान? यस सर, हो गया। अच्छा। आदित्य हो गया तुम्हारा? आदित्य दो हाँ हैं, आदित्य कुमार, हाँ आदित्य सर हो सिंह। गया। चलो ठीक। हाँ तो मतलब हाँ ठीक है, सर। मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना? दीप्ति हो गया आपका? यस सर। गोविंद कुमार? हर्ष? हर्ष अली? यस सर। चलो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं, है ना, हो गया तो फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइन इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है। अगर कभी आपसे स्पेक्टर लाइन का नंबर पूछा जाने लगे, कई बार क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल आपसे स्पेक्टर लाइन का नंबर ही पूछ देगा वो, है ना। कोई ट्रांजिशन आपको बता देगा कि बताओ 5 से 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, बताइए कितने नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइन मिलेंगी हमें। तो वहां ऐसे केस में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइन? तो इसमें दो केस होते हैं बेटा, दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। दो के डिफरेंट केसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहला केस है उसमें मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने जा रहे हैं हम लोग सिंगल हाइड्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर आपको सिंगल हाइड्रोजन एटम बोल रहा है ना, तो फॉर्मूला अलग होगा। और आपको अगर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रहा है तो फॉर्मूला अलग होगा, डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैंने माना है कि केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। अगर एग्जैक्ट एक ही हाइड्रोजन एटम है आपके पास और उसमें कोई ट्रांजिशन हो रहा है, व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम nth एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब किसी nth एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलती है वो n-1 के बराबर मिलती है। ठीक है। जैसे इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो मेरे ख्याल से और अच्छा समझ में आएगा। फॉर्मूला तो डायरेक्ट बता ही देगा आंसर, लेकिन इसको एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। जैसे एक मैं यहाँ पे n=4, n=4 से मैं मान रहा हूँ कि एक ट्रांजिशन हो रहा है n=1 एनर्जी लेवल में, n=4 से n=1। तो और हमारे पास बेटा केवल यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम है ना, एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी लाइन मिल सकती है? तो अब देखो, एक ही लाइन, एक ही हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो वो डायरेक्ट आ जाए 4 से 1 में, तो मुझे एक लाइन मिलेगी। ठीक है। या फिर वो इलेक्ट्रॉन 4 से पहले 2 में जाए, 2 से 1, उस केस में कितनी लाइन मिलेंगी? 2 लाइन मिलेंगी। लेकिन उसने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम के केस में
स्टेप वाइज आओ कि पहले 4 से 3 में आओ, ठीक है, फिर 3 से 2 में, और फिर 2 से 1 में, ठीक है। अगर आप स्टेप वाइज आओगे तो उस सिचुएशन में आपको मैक्सिमम लाइन मिलेगी, मतलब 1 बाई 1 स्टेप नीचे आओगे अगर, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है ना, और एक ही हाइड्रोजन एटम है तो इलेक्ट्रॉन कोई एक ही पाथ सिलेक्ट कर सकता है। तो अगर वो इस पाथ से आए, n=4 से 3 में आए, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, 3 से 2 में दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, 2 से 1 में तीसरी, तो टोटल कितनी कितनी लाइन मिल जाएंगी? 3। 3 स्पेक्ट्रल लाइन है। यही चीज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में n4 रख दो तो 4 - 1 मतलब कितनी लाइन मिल गई? 3 लाइन मिल गई, ठीक है। अच्छा, अगर वो किसी n2 से n1 में पूछे, डायरेक्ट 1 में ना पूछे, तो आप n2 - n1 कर दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन को 7 एनर्जी लेवल से 3 एनर्जी लेवल में आना है, और एक ही हाइड्रोजन एटम है, बताओ कितनी लाइन मिलेंगी? तो उसमें सीधे 7 - 3 करके निकाल लीजिएगा 4 लाइन, या तो आप उसको ऐसे कर लीजिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 बाई 1 नीचे लाना, कि 7 से 6 में एक लाइन मिलेगी, 6 से 5 में दूसरी लाइन, 5 से 4 में तीसरी लाइन, और 4 से 3 में चौथी लाइन। तो टोटल वो 4 लाइन ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला एक और इसमें बनता है, केस नंबर 2, उसको मैंने नाम दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे बस इस फॉर्मूले में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया हुआ है आपने। हाइड्रोजन एटम का क्या है? सैंपल है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी n2 एनर्जी लेवल से n1 में हो रहा है, मतलब n2 से n1 में आ रहा है, n2 n1 ये दिया जाएगा आपको। तो इस केस में फिर ये फॉर्मूला लगेगा, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा, n2 - n1 ब्रैकेट में, फिर n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल n2 n=4 से अगर n=1 में ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अब की हमारे पास सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सैंपल मतलब कई सारे हाइड्रोजन एटम है ना, मतलब अब अगर 2 नंबर के मल्टीपल में हाइड्रोजन एटम रहते हुए, तो इस सिचुएशन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी? तो फॉर्मूले से डायरेक्ट आप निकाल लोगे तो सीधे कौन सी आ जाएगी? फॉर्मूले से आप करिए 6 लाइन मिलेंगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है कि 6 लाइन कैसे मिल रही है ना, कौन वाली 6 लाइन है, तो उसको ऐसे समझिए कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन एटम में सीधे आ गया 4 से 1 में, सीधे जैसे गया था वैसे ही डायरेक्ट आ गया, कहीं स्टे नहीं किया, तो ये एक 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 लाइन मिल गई आपको। दूसरे किसी किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम में, ये इसी में नहीं है, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम में, लेकिन वो डायग्राम में मैं इसी में दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये हो किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम में रहा होगा कि पहले n से 2 से 4 में, 4 से 2 में आ रहा होगा, और 4 से 2 से 1 में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर किसी तीसरे हाइड्रोजन एटम में, तीसरे हाइड्रोजन एटम में ऐसा भी हो सकता है कि पहले 4 से किस में जा रहा हो? 3 में जा रहा हो, और 3 से 1 आ रहा हो, या फिर किसी दूसरे एटम में, चौथे एटम में ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 3 आ रहा हो, और 3 से 2 जा रहा हो, और 2 से 1 में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इतने डिफरेंट पाथ हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग सारी लाइनें काउंट कर लें तो देखो कितनी लाइनें हो गई। एक लाइन ये हो गई, ठीक है, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। ये पांचों लाइनें अभी डिफरेंट है। अब वैसे आप गिनोगे तो क्या होगा सर, छठी ये हो गई, 7, टोटल 8 हो गई, और आंसर तो 6 है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसमें देखो 2 लाइन कॉमन हो गई,
कौन सी दो लाइन कॉमन है? एक तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है ना? ये दोनों लाइन सेम है, आइडेंटिकल लाइंस है। इन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी फोटोग्राफिक प्लेट में। ये दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएंगी, एक के ऊपर एक बनेगी, है ना? तो वो काउंट एक ही होगी इसका मतलब। और एक और है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी सेम है ना? इसका मतलब ये दोनों लाइनें हमें काउंट दोबारा नहीं काउंट करनी है, नहीं तो फिर वो काउंटिंग में ज्यादा आने लगेगी। तो एक इसको हटा दीजिए, एक इसको हटा दीजिए। हाँ, ये वाली लाइन अभी तक नहीं मिली मुझे, है ना? ये 3 से 2 वाली इस वाले केस में नहीं आई थी, तो ये नहीं हो गई। टोटल कितनी लाइन हो गई? 6 लाइन हो गई। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इससे हमें ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती है फॉर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये फॉर्मूला लेकिन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर? एक अच्छा ये क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन ट्रांजिशन अकर फ्रॉम n=7 to n=2 एनर्जी स्टेट इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 15। Yes, sir. 15 है ना? कौन सा फॉर्मूला लगाना, पहले वाला केस नंबर 1 वाला कि केस नंबर 2 वाला? सर केस केस 2। 2। केस 2, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला है, क्योंकि ये चीज सबसे पहले हमने क्वेश्चन में डिसाइड करनी होगी कि स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं थ्योरी में, तो कौन वाला कहाँ लगेगा। अगर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रहा है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो सिंगल हाइड्रोजन एटम बोल देता तो फिर पहला वाला लगाते। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने सॉल्व किया हुआ, इसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाया और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा। 15 लाइंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बोलो, क्लियर होगी बात? Yes. यस सर। अब आपको एक ऐसी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, है ना? अ, क्योंकि इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें फॉर्मूले से करोगे तो नहीं सॉल्व हो पाता है, अननोन ज्यादा हो जाते हैं और इक्वेशन कम बनती है। तो उसको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो क्या है, क्या बताने जा रहा हूँ पहले ही समझ लीजिए। हेडिंग मैंने लिखी, हाउ टू फाइंड सेम वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, देखो आपको इस क्या मतलब है इसका, सेम वेवलेंथ की लाइन को कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए हाइड्रोजन एटम में एक स्पेक्ट्रल लाइन, अगर वो आपको दे दे क्वेश्चन में कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन है जो 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने पे बन रही है। ठीक है, मतलब एक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन जो इलेक्ट्रॉन के सेकंड एनर्जी लेवल से 1 में फॉल करने के करस्पॉन्डिंग बन रही है ना? और अगर ये वेवलेंथ वाली लाइन आपसे पूछा जाए, बताओ He प्लस आयन में किन दो एनर्जी लेवल के बीच में बन रही होगी। यही सेम वेवलेंथ की लाइन हाइड्रोजन एटम में जो n=2 से n=1 के बीच में बन रही है, यही सेम वेवलेंथ वाली लाइन आप He प्लस में बताओ किन दो एनर्जी लेवल के बीच में बन रही है, या फिर Li2 प्लस में पूछ सकता है, या बेरिलियम 3 प्लस में पूछ सकता है, किसी भी हाइड्रोजन लाइक में पूछ सकता है। तो किसी एक हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज से दूसरे हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज में सेम वेवलेंथ की लाइन कौन से दो एनर्जी लेवल के बीच वाली होगी, ये कैसे हम लोग बताएंगे। तो उसका शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो अननोन आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आप फॉर्मूले से करोगे तो जैसे आपको हाइड्रोजन एटम के तो n1 n2 दोनों ही दिया हुआ है,
तो इसके लिए रिडबर्ग इक्वेशन लगाओगे तो 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यही सेम वेवलेंथ की लाइन अगर वो पूछ रहा है He+ में, तो आप फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन He+ का ना तो आपको n1 पता है ना n2 बताया जाएगा। हाँ, He का z पता है आपको, z 2 है, 2 का स्क्वायर 4। तो जब इसको आप इक्वेट करोगे तो उसमें दो अननोन फंसेंगे, n1 भी फंसेगा, n2 भी फंसेगा, और इक्वेशन आपके पास केवल एक ही रह जाएगी, है ना? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वही है कि फिर या एक ऑप्शन ये बनता है कि अगर आप चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें हर एक ऑप्शन में जा जाके आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, n1 की और n2 की। ठीक है, लेकिन आपको मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, ये सब ना करने से अच्छा बेटर है कि हाइड्रोजन एटम में जिन भी दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन एटम में जो भी दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे n1 से n2 के बीच में हो रहा है, ठीक है, और आप उसी वेवलेंथ की लाइन आपको किसी नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, लाइक एटम के लिए, तो आप उस हाइड्रोजन लाइक एटम के जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके n2 में भी जेड से मल्टीप्लाई कर दो, n2 n1 में से भी। ये जेड एक्चुअली किसका है, वो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का है, जिस हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज में आप निकालना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जो भी n1 और n2 की नई वैल्यूज मिलेंगी वो उस नेक्स्ट हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज की एनर्जी लेवल्स होंगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम में 2 से 1 में आ रहा है और आपको He+ में पता लगाना है, तो He का Z क्या होता है, He का Z होता है 2। तो आप इसके n2 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और n1 में भी 2 से, दोनों में करना, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और 1 इंटू 2 क्या हो गया 2। तो आपको ये पता चल गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम में 2 से 1 के बीच में मिल रही है, वही सेम वेवलेंथ की लाइन He+ में कब मिलेगी, 4 से 2 में, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में ट्रांजिशन करेगा। बोलो भाई, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? यस सर। ठीक है, अगर यही लाइन आपसे Li2+ में पूछ रहा है 2 से 1 वाली, तो 6 आपको से 3। लिथियम, हाँ, के जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 6 हो जाएगा, n2 6 हो जाएगा लिथियम के लिए, और n1 3 हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको उल्टा करना है तो जेड से डिवाइड करके निकाल सकते हो, अगर आपको रिवर्स मैनर में करना है। अब जैसे एक एक चलो बता दो तो मैं समझ जाऊंगा, सही में तुम लोगों को समझ में आ गया। एक अगर तुम बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग को सही में समझ में आ रहा है, या ऐसे ही तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ सर आ गया। चलो अच्छा, ये बताओ, हीलियम आयन, हीलियम आयन में एक ट्रांजिशन में ले रहा हूँ। हीलियम आयन का एक ट्रांजिशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन 6 से 2 में आ रहा है, 6 एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है। सेम वेवलेंथ की लाइन लिथियम आयन में किन दो एनर्जी लेवल के बीच में है? 9 to 3। 9 से 3। 9 से 3। 9 to 3। यस ठीक सर। है, सही है, यस सर। करेक्ट आंसर। तुम लोग समझ गए भाई, अगर 9 to 3 आपने आंसर दे दिया तो मतलब समझ में आ गया, है ना। मैंने आपको हीलियम में दिया है 6 से 2 के बीच में, तो हीलियम से लिथियम में डायरेक्ट जाने का तरीका नहीं है, हीलियम से पहले आप हाइड्रोजन में आओ, ये तो सर 2 से डिवाइड करके। तो इसमें जेड से डिवाइड करना पड़ेगा हाइड्रोजन में वापस आने के लिए। तो हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके n2 में भी 2 से डिवाइड कर दो, n1 में भी 2 से डिवाइड करो,
तो ये एनर्जी लेवल आ गया हाइड्रोजन में सेम वेवलेंथ का 3.7। अब इससे लिथियम में पहुंच जाओ। अब लिथियम के जेड से मल्टीप्लाई कर दो। लिथियम का जेड होता है 3, तो उसके N1 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो N2 में, तो वो आ जाएगा 9 एनर्जी लेवल और 3, 9 से 3। ठीक है, तो लिथियम का आ गया। मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे इस ट्रिक से, और फॉर्मूले लगाने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मैं डी ब्रॉगली से स्टार्ट करूंगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग, यस सर। है ना? हाँ हाँ, क्या क्या कर रहे हो बेटा? कंसेप्ट की डिस्कशन क्लास भी ले लीजिएगा सर, शीट। हाँ, एक सीट की मुझे लेनी है डिस्कशन क्लास। तो देखो मैं हाँ टाइम टेबल में देख रहा था, एक दिन दशहरे वाले दिन, दशहरा किस तारीख को है? 15। 15 को तुम लोग की शायद सुबह क्लास लगी हुई टाइम यस टेबल। सर, 9 से 2। अभी तुम लोग को टाइम टेबल भेज दिया गया, मिल गया? यस सर, यस सर, भेज दिया गया। भेज दिया गया, अच्छा अच्छा। तो तुम लोग को टाइम टेबल अगर मिल गया होगा तो उसमें देखो 15 तारीख फ्राइडे को दशहरा है, उसके सुबह 9:15 क्लास लगी हुई, ऑनलाइन क्लास। 9:15 to 10 ऑनलाइन क्लास है उस दिन। तो ऐसा करेंगे हम लोग, उस दिन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। उस दिन हम लोग डिस्कशन रखेंगे। थोड़ा सा चाहो तो 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे क्लास। थोड़ा सा डिस्कशन में टाइम लगता है क्योंकि, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देंगे क्लास, ठीक है? उसमें उसमें मोल कॉन्सेप्ट की सीट का डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट रह रहा है ना आप लोगों यस यस सर। यस। हम लोग इस टाइम वही हाँ। लगा रहे हैं। हाँ, तो लगा डालो अभी, 2-3 दिन का यस सर। टाइम और मिल जाएगा, पूरा खत्म कर लो, मतलब अटेम्प्ट तो कर ही डालो आप। यस सर। 15 तारीख को मैं कर दूंगा डिस्कस, ठीक है? ओके सर। चलो फिर मैं फिर एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ, ओके।